स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रीनल पैथोलॉजी पढ़ रहे थे, ठीक है। लास्ट टाइम हम इधर तक पहुंच गए थे, हाइड्रोनेफ्रोसिस तक, यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों हो सकती है? अगर यूरेटर के अंदर किसी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन हो, या किसी एक सिंगल किडनी के जो पेल्विस है, जिस जगह से जो यूरिन फाइनल प्रोडक्ट बनी है वो यूरेटर के अंदर इंटर हो रहा हो, उस जगह पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि यूरिन बैकवर्ड एक्यूमुलेट हो सकता है किस जगह पे, किडनी के अंदर, और हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करवा सकता है। फॉर एग्जांपल देखें, यूरेटर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो यूरिन है वो डाउनवर्ड मूव नहीं कर सकता। जब डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा तो इस जगह पे इकट्ठा होना स्टार्ट। यस, जब इस जगह पे इकट्ठा होना स्टार्ट होगा तो आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। जब प्रेशर बिल्डअप होगा तो ये यूरेटर डायलेट कर जाएगी, ठीक है। इसको हाइड्रो यूरेटर बोलते हैं, ठीक है, डायलेटेड यूरेटर। और आहिस्ता आहिस्ता जो प्रेशर है वो बैकवर्ड इंक्रीज होता जाएगा और कहाँ तक पहुंच जाएगा? किडनी तक। जब किडनी तक पहुंच जाएगा तो किडनी के अंदर भी प्रेशर बिल्डअप होगा और किडनी के टिश्यूज के अंदर भी ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। उस कंडीशन को हाइड्रोनेफ्रोसिस का नाम दिया जाता है। ये एक साइड पे हो रहा है इसलिए इसे यूनी यानी कि सिंगल साइड, यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस बोल रहे हैं। बायलेटरल में क्या होता है? अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो किस लेवल पे? यूरिथ्रा के लेवल पे, ठीक है। देखें ये यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है ये अब ऑब्स्ट्रक्टेड है। ऑब्स्ट्रक्शन बाय द इनलार्ज प्रोस्टेट, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया की वजह से भी ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यूरिन आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है किस जगह पे? यूरिथ्रा के, यूरिथ्रल आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। यूरिथ्रा के आउटलेट नहीं हो रही, ब्लैडर से आगे यूरिन किस तरफ पास नहीं हो रहा? यूरिथ्रा की तरफ। जब ब्लैडर से यूरिन यूरिथ्रा की तरफ पास नहीं होगा तो किस जगह पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा? ब्लैडर के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा, ब्लैडर अच्छा खासा डायलेट हो जाएगा, ठीक है। जब डायलेट हो जाएगा फिर भी अगर उसको बाहर निकलने के लिए एक रास्ता नहीं मिलेगा तो उस वक्त क्या होगा? फिर बैकवर्ड यूरेटर्स के अंदर प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रेशर बैकवर्ड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता करते करते किस जगह तक पहुंचेगा? किडनीज तक। दोनों यूरेटर्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा और दोनों किडनीज तक पहुंचेगा, ठीक है। और दोनों किडनीज के अंदर भी प्रेशर इंक्रीज होगा, यूरिन स्टे करेगा और उस कंडीशन को बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस का नाम दिया जाता है। क्लियर है? जी सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो सर। उसके बाद यूटीआई की बात करते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? सिस्टाइटिस हो सकता है। सिस्टाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। जब इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होगा तो उस वक्त कौन सी साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं? ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, बार बार वॉशरूम जाने की हाजत होगी, ठीक है। उसके बाद अर्जेंसी, अर्जेंसी मींस अर्जेंट। जब यूरिन आएगा तो उस वक्त ऐसा होगा कि अभी के अभी वॉशरूम पहुंच जाऊं, ठीक है, यानी कि अर्जेंसी उसमें होगी। सुप्रा प्यूबिक पेन, प्यूबिक बोन के थोड़ा सा ऊपर पेन होगा अच्छा खासा क्योंकि ब्लैडर डायलेटेड होगा, ठीक है। उसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है वो इन्फ्लेम्ड होगी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन की वजह से उस जगह पे सुप्रा प्यूबिक पेन होगा। बर्निंग अपॉन यूरिनेशन, उसके अलावा बर्निंग मिक्चुरेशन होगी, ठीक है। जिस वक्त यूरिन पास करेगा पेशेंट उस वक्त क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन होगी। हिमाचूरिया, उसके अलावा यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है, आरबीसीज आ सकते हैं। जब यूरिन के अंदर आरबीसीज प्रेजेंट होंगे तो उस कंडीशन का नाम है हिमाचूरिया। फीवर हो सकता है, इन्फेक्शन होगी तो इन्फेक्शन की वजह से फीवर भी होगा, ऑफ कोर्स नाउजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है पेन की वजह से, ठीक है। क्लियर है इसके साइन एंड सिम्टम्स सिस्टाइटिस के? यस सर। उसके बाद पाइलोनेफ्राइटिस, यानी कि अगर इन्फेक्शन किडनी के अंदर हो। पाइलो का मतलब होता है रीनल या किडनी,
एंड नेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द यानी कि किडनी। इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी इज कॉल्ड पाइलोनेफ्राइटिस। फ्लैंक पेन होगी, ठीक है, जिस साइड का भी पाइलोनेफ्राइटिस होगा उस साइड की पेन होगी। डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन होगी, ठीक है। पेन एट कोस्टोवर्टिब्रल एंकल, कोस्टोवर्टिब्रल एंकल जिस जगह पे जो रिब्स है, रिब्स का एंगल किस बन रहा होगा वर्टिब्रा के साथ, उस जगह पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगी। कोस्टोवर्टिब्रल पेन उसको बोलते हैं। सेम एज सिस्टाइटिस। उसके अलावा जो दूसरे साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो बिल्कुल किस तरह के होंगे, सिस्टाइटिस जैसे। मीन्स फ्रीक्वेंसी होगी, अर्जेंसी होगी, पेन होगी, ठीक है। इसमें सुप्राप्यूबिक पेन तो नहीं होगी, लेकिन हाँ जब फ्लैंक पेन होगी तो फ्लैंक पेन रेडिएट कर सकती है टुवर्ड्स अम्बिलिकस, ठीक है, तो वो सेम उसी तरह की पेन फील हो सकती है। हिमाचूरिया होगा, फीवर होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग। डायग्नोसिस डिपस्टिक फॉर ल्यूकोसाइट, स्ट्रेस एंड नाइट्रेट्स। इसमें हम क्या करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, कल्चर एंड सेंसिटिविटी करेंगे। यूरिन एनालिसिस में यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन आ जाता है। कंप्लीट एग्जामिनेशन में हमें क्या मिलेगा, ल्यूकोसाइट्स मिलेंगे। किस जगह में, यूरिन के अंदर वाइट ब्लड सेल्स मिलेंगे। वाइट ब्लड सेल्स के अलावा आरबीसीज मिल सकते हैं, एपिथेलियल कास्ट मिल सकते हैं, यानी कि एपिथेलियल जो सेल्स होंगे वो भी शेड ऑफ होके किस साइड पे आ रहे होंगे, यूरिन के थ्रू बाहर खारिज हो रहे होंगे। एपिथेलियल कास्ट मिल सकती है, वाइट ब्लड सेल्स मिल सकते हैं, उसके अलावा पस सेल्स मिल सकते हैं, ठीक है। पाइलोनेफ्राइटिस है ना, तो पस सेल्स भी मिल सकते हैं, सिस्टाइटिस में भी पस सेल्स मिल सकते हैं, और उसके अलावा आरबीसीज मिल सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, एंटी माइक्रोबियल्स इसमें देंगे, एंटीबायोटिक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, प्रिवेंशन यानी कि फ्लूइड इनटेक जो होगा वो कम करना होगा इसके अंदर। जिस वक्त पाइलोनेफ्राइटिस होगी उसमें फ्लूइड इनटेक जो है उसको कम करना होगा। अप टिल नाउ किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। क्लियर है सबको? जी सर। उसके बाद नर्सिंग को, अब उसकी देखभाल कैसे की जाएगी, सिम्टोमेटिक रिलीफ देंगे, ठीक है। पेन है तो पेन किलर देंगे, फीवर है तो एंटीपायरेटिक देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन आ नहीं रहा, कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल सिस्टाइटिस में अगर यूरिनरी रिटेंशन हो गई है इन्फेक्शन की वजह से, रिटेंशन की सूरत में हम सिम्टोमेटिक यानी कि उस पेन को रिलीफ करने के लिए हम फोलीज कैथेटर पास कर सकते हैं। शावर्स बेटर देन बाथ, शावर ले सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्लीनिंग फ्रंट टू द बैक, जस्ट क्लीनिंग करेंगे। अवॉइडिंग विद इंटरकोर्स यानी कि इंटरकोर्स को अवॉइड करेंगे। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, एंटीबायोटिक्स देंगे। वाइट टॉयलेट पेपर यूज करेंगे, ठीक है। नो परफ्यूम्स ईटीसी टू पेरिनियल एरिया, पेरिनियल एरिया पे कोई परफ्यूम वगैरह का छिड़काव नहीं करेंगे। क्लियर है? ये है सिंपल जो एक काम घर पे कर सकते हैं। नेफ्रोकैल्सिनोसिस, रीनल स्टोन्स, ठीक है। diffuse deposition of calcium in the kidney parenchyma that can lead to renal failure। नेफ्रोकैल्सिनोसिस क्या होता है, अगर रीनल पैरेंकाइमा के अंदर कैल्शियम डिफ्यूजली डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोकैल्सिनोसिस। अगर ये नेफ्रोकैल्सिनोसिस का प्रोसेस चलता रहे तो इस एंड स्टेज पे क्या होगा, रीनल फेलियर हो सकता है। कॉजेज क्या है, हाइपरकैल्सीमिया ड्यू टू हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपरकैल्सीमिया की वजह से हो सकती है। उसके अलावा मिल्क एल्कली सिंड्रोम में हो सकती है, ठीक है। यूरोलिथियासिस, calculi in the urinary tract is called urolithiasis। Males much more than females। Males में यानी कि urolithiasis ज्यादा होगी as compared to females। टाइप्स ऑफ स्टोन्स, कैल्शियम स्टोन हो सकते हैं, अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट स्टोन्स हो सकते हैं, ठीक है। यूरिक एसिड स्टोन्स हो सकते हैं, सिस्टीन स्टोन हो सकते हैं। ये स्टोन्स की टाइप्स हैं, ठीक है। स्टोन्स की टाइप्स का आपको पता होना चाहिए। मेल्स में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। सिस्टिक डिजीजेस ऑफ द किडनी, किडनी के अंदर कौन कौन सी सिस्टिक डिजीजेस हो सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जिनमें सिस्ट बन सकती है। अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जिसको आप APKD के नाम से भी कई जगह पे लिखा पड़ा नजर आया होगा,
या पीकेडी के नाम से भी लिखा हुआ पड़ा नजर आया होगा, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज सेम चीज है। इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इन्फेंट्स के अंदर अगर ज्यादा सिस्ट बनी हुई हो किडनी के अंदर तो उसको इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पॉली का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा, सिस्टिक का मतलब है सिस्ट, ठीक है, सिस्ट आगे कई किस्म की हो सकती है, सिंपल सिस्ट हो सकती है या उसमें किसी और तरह पस हो सकती है, क्लियर फ्लूइड हो सकता है, ठीक है, या उसमें कोई हार्ड सॉलिड मास हो सकता है, किसी भी तरह की सिस्ट हो सकती है, ये डिपेंड करता है। सिंपल रीनल सिस्ट, उसके अलावा सिंपल रीनल सिस्ट हो सकती है, सिंपल फ्लूइड होगा, क्लियर फ्लूइड इसके ऊपर। यूरेमिक मिडुलरी सिस्टिक डिजीज हो सकती है, मिडुलरी स्पॉन्ज किडनी, यानी कि जो किडनी का मिडुल्ला होगा, मिडल पोर्शन होगा, वो स्पॉन्ज लाइक होगा, उसमें स्पॉन्ज लाइक, जिस तरह स्पॉन्ज में आप होल्स होते हैं ना, इस तरह का बना हुआ होगा, ठीक है। कैचरेक की डिजीज इसको बोलते हैं। ये देखें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, कितनी सारी सिस्ट बनी हुई हैं, स्पॉन्ज लाइक इस तरह की कुछ अपीयरेंस होगी। ये किडनी तो नहीं है लेकिन जस्ट। रीनल फेलियर, रीनल फेलियर दो तरह का हो सकता है, एक अक्यूट रीनल फेलियर, दूसरा क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है। क्रोनिक रीनल फेलियर, एंड स्टेज रीनल डिजीज, ESRD, एंड स्टेज रीनल डिजीज, GFR, जिसमें क्या होगा, लेस देन 15 ml पर मिनट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लेस देन 15 ml पर मिनट होगा। न्यूरोलॉजिकल वीकनेस होगी, फैटीग, कंफ्यूजन, क्योंकि अमोनिया की वजह से यूरेमिक इंसेफेलोपैथी होगी, यूरेमिक इंसेफेलोपैथी की वजह से न्यूरोलॉजिकल वीकनेस, फैटीग, कंफ्यूजन, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स आएंगी। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स में कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। जब किडनी डिजीज होगी, इसमें क्या है, क्रोनिक रीनल डिजीज, क्रोनिक रीनल डिजीज जब होगी तो किडनी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट नहीं कर सकेंगी, उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव होगा पेशेंट, पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा कौन सा होता है कि स्वेलिंग होती है, लोअर लिम्स सबसे पहले इफेक्ट होते हैं, ठीक है, उसके अलावा आपकी जो आईज के बिल्कुल नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसी का पे आपको स्वेलिंग मिलेगी, फेस के ऊपर स्वेलिंग मिलेगी, हैंड्स के ऊपर स्वेलिंग मिलेगी। आप जब स्वेलिंग वाले एरिया को 5 से 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे, और प्रेस करने के बाद आप यानी कि फिंगर टिप के साथ प्रेस करके रखना है, प्रेस करने के बाद जब आप अपनी फिंगर रिमूव करेंगे तो उस जगह पे एक पिट बन जाएगी, एक डिप्रेशन बन जाएगी, ठीक है, और वो डिप्रेशन कुछ देर के लिए उधर उधर ही रहेगी, उस चीज को आप बोलते हैं पिटिंग एडिमा, ठीक है। ये एक्सुडेटिव एडिमा होता है, पिटिंग एडिमा जो होता है। पेरी ऑर्बिटल एडिमा, और ऑर्बिट के इर्द गिर्द एडिमा आपको मिलेगा, उसको पेरी ऑर्बिटल एडिमा बोलते हैं। इंक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, पेरिकार्डाइटिस और यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है। पल्मोनरी साइंस में क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, डिप्रेस्ड कफ हो सकती है, थिक स्पूटम हो सकती है, ठीक है, जो पल्मोनरी साइन एंड सिम्टम्स आएंगे क्रोनिक रीनल फेलियर की वजह से। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या होगा, अमोनिया ऑर्डर टू ब्रेथ, सांस के अंदर अमोनिया का स्मेल आएगी, अमोनिया की जिस तरह की स्मेल होगी इस तरह की सांस में स्मेल आएगी। मेटेलिक टेस्ट, मुंह के अंदर जो टेस्ट होगा वो मेटेलिक टेस्ट होगा। माउथ एंड गम्स अल्सरेशन, मुंह और मसूड़ों में अल्सर्स बन सकते हैं, ठीक है। एनोरेक्सिया, भूख कम लगेगी, नाउजिया एंड वॉमिटिंग, और उसके अलावा नाउजिया और वॉमिटिंग हो सकती है। साइकोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स कौन से आएंगे, विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है, विड्रॉ हो जाएगा, बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, इरिटेटेड बिहेवियर होगा, एजिटेटेड पेशेंट होगा, ठीक है, डिप्रेशन। हिमाटोलॉजिकल कौन सी अलामत आएंगी, हिमाटोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स, अनीमिया होगा, HB कम हो जाएगी, ठीक है, हेमाटोक्रेट का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, ब्लीडिंग टेंडेंसीज इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, पेशेंट इजीली ब्लीड करना स्टार्ट कर देगा,
थोड़ी सी चोट लगेगी और उसमें क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। जब अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो वो क्लॉट नहीं बनेगा, ठीक है। इंक्रीज सीरम पोटाशियम, और उसके अलावा क्योंकि किडनीज ने क्या करना होता है, जो आयंस हैं उनको रेगुलेट करना होता है, स्पेशली पोटाशियम को। जब पोटाशियम का लेवल इंक्रीज होगा उसकी वजह से एरिथमिया हो सकता है, ठीक है। मस्कुलर क्रैम्प्स हो सकते हैं, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है। स्किन स्किन के ऊपर कौन स्टेनिंग आएंगे, ड्राई, फ्लैकी, प्रूराइटस, इकाइमोसिस ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ब्रूज बन जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे। परप्यूरा परप्यूरा में क्या होगा, थोड़े से छोटे ब्रूज होंगे। इकाइमोसिस में अच्छे खासे यानी कि थोड़े से बड़े ब्रूज होंगे। परप्यूरा में आप देख लें कि पिन पॉइंट ब्लीडिंग से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। और इकाइमोसिस में क्या होगा, पिन पॉइंट ब्लीडिंग से काफ़ी ज़्यादा होगा। येलो ग्रे स्किन कलर, जो स्किन का कलर होगा वो येलो ग्रे हो जाएगा। मस्कुलर स्केलेटल साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, क्रैम्प्स आएंगे बिकॉज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी होगी, ठीक है। रीनल की वजह से ऑस्टियोडिस्ट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी, कैल्शियम वगैरह बोन्स के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, बोन डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगी, बोन पेन हो सकती है। Hemodialysis is the option when you will develop CRF, chronic renal failure. Evaluate access site for patency and signs of infection. Do not take blood pressure or obtain blood sample from extremity that has access sites. हेमोडायलिसिस के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रल वीनस लाइन पास करते हैं, ठीक है। सेंट्रल वीनस लाइन में क्या करते हैं, जो जुगुलर वेन है उसके थ्रू हम हार्ट के अंदर कैथेटराइज करते हैं। स्टार्ट में जब पेशेंट को आरएफटीज वगैरह देखते हैं, आरएफटीज काफ़ी ज़्यादा बड़ी होंगी तो स्टार्ट करने के लिए एक कैथेटर डाली जाती है और उसके थ्रू पेशेंट के डायलिसिस स्टार्ट कर दिए जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, एवी फिस्टुला बनाया जाता है, आर्टीरियो वेनस फिस्टुला, यानी कि वो तो एक टेम्पोरेरी हाल होता है ना, सेंट्रल वीनस लाइन जो डालते हैं वो एक टेम्पोरेरी हाल होता है। उसमें क्या करते हैं कि वो 2 से 3 महीने के लिए उससे चला लिया जाता है, 2 से 3 महीने तक उस सेंट्रल वीनस लाइन के थ्रू डायलिसिस किए जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उस सीवीपी डालने के बाद एवी फिस्टुला बनवाते हैं, एट आर्टीरियो वीनस फिस्टुला। आर्टीरियो वीनस फिस्टुला का मतलब क्या होता है कि एक आर्टरी को हम वेन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेकियल आर्टरी को हम बेसिलिक वेन या स्फेलिक वेन के साथ कनेक्ट कर देंगे। जब उसको कनेक्ट कर देंगे तो फिर उधर से हम डायलिसिस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो ब्लड है, जो हार्ट की तरफ से ब्लड आ रहा है वो डायरेक्टली किस तरफ को जाना स्टार्ट हो जाएगा, वेन की तरफ। क्रोनिक रीनल फेलियर, रीनल इंसफिशिएंसी सेम चीज है, ठीक है। इसमें क्या होगा, हेडिक, नॉक्चूरिया, रात के टाइम पे यूरिन आएगा, पोलीयूरिया, ज्यादा यूरिन आ सकता है, ठीक है। इंक्रीज बर्न, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। सीरम क्रिएटिनिन लेवल रेज हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली कितना होता है, 1.5 तक होता है, 0.8 से 1.5 तक क्रिएटिनिन लेवल होता है। लेकिन अगर 2 भी हो गए वो भी क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा है, ठीक है। क्रिएटिनिन लेवल हमेशा 1.5 तक होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो हमारे लिए वो सोचने की बात होगी। अगर इससे ज्यादा हो रहा है या तो वो स्टोन की वजह से हो रहा है, स्टोन की वजह से अगर किडनी फेल हो रही है, किडनी का फंक्शन डिटेरियोरेट हो रहा है तो उस वजह से हो सकता है, ठीक है। या फिर क्रोनिक रीनल फेलियर या अक्यूट रीनल फेलियर की वजह से क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ सकता है। जब भी क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा होगा इवेल्युएट करेंगे कि उसकी रीजन क्या है। अगर तो स्टोन वगैरह है तो स्टोन वगैरह को रिमूव करेंगे। अगर किडनी फेल हो रहा है तो फेलिंग किडनी के लिए फिर हम उसको नेफ्रोलॉजी में रेफर कर देते हैं। नेफ्रोलॉजी में उसको मैनेज किस तरह किया जाता है कि उसका क्रिएटिनिन लेवल दोबारा नॉर्मल पे लेके आया जाता है, मेडिकेशन के थ्रू और उसके अलावा डायलिसिस के थ्रू। GFR 25% ऑफ द नॉर्मल, इसमें जो GFR होगा वो नॉर्मल का 25% सिर्फ रह जाएगा, ठीक है। माइल्ड एनीमिया, वीकनेस एंड फैटीग, एनीमिया भी होगा और उसके अलावा वीकनेस भी होगी, थकावट भी होगी, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मोर देन 90 ml नॉर्मल में होता है, ठीक है। किडनी डैमेज विद नॉर्मल और इंक्रीज GFR,
जब किडनी डैमेज होगा तो उसमें क्या होगा, जीएफआर नॉर्मल भी रह सकता है और या इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है। ऑब्जर्व एंड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। नॉर्मल किडनी ने क्या करना होता है कि ब्लड प्रेशर को ऑब्जर्वेशन करनी है और उसको कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर को हाई नहीं होने देना। अगर हाई हो गया तो उसको नॉर्मल पे लेके आना है दोबारा, ठीक है, कम करके। अगर लो हो गया है तो उसको ज्यादा करके नॉर्मल पे लेके आना है, यानी कि ना उसे कम होने देना है ना ज्यादा होने देना है। ये हमारी किडनी का काम है। अगर किडनी डैमेज हो जाएगा तो उस वक्त क्या होगा, डिक्रीज्ड यूरिनरी कंसंट्रेशन नॉक्चूरिया। ठीक है, यूरिनरी कंसंट्रेशन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा नॉक्चूरिया मींस रात के टाइम पे यूरिन आएगा ज्यादा। 24 आवर यूरिन फॉर क्रेटिनिन क्लियरेंस टू डिटेक्ट लॉस ऑफ रीनल रिजर्व्स। इसमें हमने आगे करना क्या होता है कि 24 आवर्स यूरिनरी क्रेटिनिन क्लियरेंस चेक करनी है टू डिटेक्ट द लॉस ऑफ रीनल रिजर्व्स। रीनल किस हद तक डैमेज हो चुका है उस चीज को देखने के लिए हमने 24 घंटे में देखना है कि हमारा किडनी कितनी क्रिएटिनिन को क्लियर कर रहा है। ठीक है, जब हमारा किडनी डैमेज हो चुका है उसके बाद हमने काम क्या करना है कि ब्लड प्रेशर पे नजर रखनी है, ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करना है और उसे कंट्रोल करना है। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो उसको नॉर्मल पे लेके आना है। ट्रीटमेंट ऑफ द कोमॉर्बिड कंडीशंस। उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं यानी कि सीआरएफ के साथ साथ और जो कंडीशंस चल रही हैं उनको साथ में ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल करना है। ठीक है, शुगर लेवल जो है उसको ऑप्टिमम लेवल पे रखना है। हाइपरटेंशन है तो ब्लड प्रेशर को ऑप्टिमम लेवल पे रखना है। रीनल आर्टरी है तो उसको ट्रीट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? No, sir. No, sir. उसके बाद हम बात करते हैं रीनल ट्यूमर्स की। रीनल ट्यूमर्स में बिनाइन ट्यूमर्स हैं। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर एडिनोमा हो सकता है। उसके अलावा एंजियोमायोलाइपोमा। एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल, मायो का मतलब होता है मसल, लाइपोमा मींस लिपिड का ट्यूमर। ठीक है, यानी कि ब्लड वेसल, मसल और लिपिड का ट्यूमर एक ही साथ हो तो एंजियोमायोलाइपोमा उसको बोलते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में रीनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, विलियम्स ट्यूमर हो सकता है। विलियम्स ट्यूमर जो है वो बच्चों में होता है। बच्चों का सबसे कॉमन ट्यूमर जो है वो विलियम्स ट्यूमर है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि बच्चों के अंदर सबसे कॉमन ट्यूमर कौन सा होता है सारे ट्यूमर्स में से, तो विलियम्स ट्यूमर का नाम लेना है। ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा हो सकता है और उसके अलावा स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। अडल्ट्स में रीनल सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन होता है और बच्चों में विलियम्स ट्यूमर। उसके अलावा जो दूसरे जो हैं वो लेस कॉमन है, ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा और स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ